हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में 2015 में जो आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसका प्रथम पाली का पेपर हमने चारों खंडों को हमने डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग बातचीत करेंगे लेखपाल भर्ती पेपर 2015 के द्वितीय पाली सेकंड मीटिंग में जो परीक्षा हुई थी, उसका भाग प्रथम हिंदी के 25 प्रश्नों का विस्तृत हल लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुए मित्रों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एकदम विस्तृत पूरे पेपर की डिस्कशन चल रहा है। इसके बाद फिर हम लोग मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके भर्ती परीक्षा में इस भर्ती प्रक्रिया में एक सीट आपकी पक्की करनी है तो अभी से कमर कसना ही पड़ेगा बिना किसी देरी के, क्योंकि चैलेंज बहुत टफ है और हमको अपनी सीट लेनी ही लेनी है किसी भी कीमत पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये मित्रों राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो द्वितीय पाली परीक्षा थी 13 सितंबर 2015 को हुई थी, उसका टोटल डिटेल यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं भाग 1 में हिंदी के प्रथम प्रश्न पर। वह अगले साल आएगा डैश इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक? तो वह अगले साल आएगा, इसमें आपका अधिकरण कारक है। अब इसमें अधिकरण कारक क्यों है? क्योंकि जो साल आएगा अर्थात अगले साल में आएगा, यहाँ पर में जो है ये विभक्ति है। कभी कभी आपको पता होगा कारक में सेंटेंस में आपके वाक्य में कभी कभी जो कारक चिन्ह होते हैं वो लोप होते हैं, वहाँ पे छुपे हुए होते हैं, तो वो हमको निकालना पड़ता है। ये यहाँ पर अधिकरण कारक होगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है उदय शब्द का विलोम शब्द छांटना है आप लोगों को। तो उदय का मतलब लाल होता है, भासित होता है, बलिष्ठ होता है या अस्त होता है। तो उदय का जो अर्थ होता है वो होता है अस्त। अब माफ करिएगा, उदय का विलोम शब्द हमको बताना था ना, जस्ट अपोजिट बताना था। तो उदय क्या होता है? उदय का होता है कि उत्पन्न होना, निकलना, और उसका जस्ट अपोजिट होगा अस्त होना, डूब जाना, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं अपनी प्रतीक्षा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। इसमें भविष्य काल किसमें निर्धारण हो रहा है? तो जैसे ही आपने पढ़ा पहला सेंटेंस कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, प्रतीक्षा यानी कि भविष्य की बात हो रही है, तो आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो प्रश्न संख्या 4 और 5 है, इसमें लिखित लोकोक्तियाँ हैं, उसका सही अर्थ आपको चुनना है। ऊँट के मुँह में जीरा, तुरंत आप बता देंगे ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत सिंपल लोकोक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक है ना। बाकी के ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस कई बार कई सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होता है वही हमको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जूते चाटना, जूते चाटना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो एज ऑब्वियस आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे, डी ऑप्शन। जूते चाटना का अर्थ होता है खुशामद करना, किसी की खातिरदारी करना, ठीक है ना, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। माता जी को डैश आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या स्नेह। तो आप माता जी आपसे जो बड़े होंगे उनको आप क्या करेंगे? उनको आप तो प्रणाम ही करेंगे, है ना, सी ऑप्शन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है अभ्यांगत, गणमान्य, अतिथि या असामयिक। तो जिसके आने का समय ना पता हो, जिसकी आने की कोई तिथि ना पता हो, उसको हम लोग अतिथि बोलते हैं। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आप लोगों को। तो स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा? पंकिल, नीरज, नीरद या निर्मल। तो हम स्वच्छ के लिए सिमिलर वर्ड यूज़ करते हैं निर्मल, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मित्रों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी आपकी ये तैयारी वाली वीडियोस, प्रीवियस ईयर के डिटेल सॉल्यूशन वीडियोस आपको देखने को मिल सके, तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा, आपकी बहुत मदद होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और अपने दोस्तों के साथ हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद इन सारी वीडियो से हो सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं, तो त्रुटि वाले शब्दों को में जो भाग है आपका ABC, आपके पास OMR रहती है, उसमें भरना है। अगर कोई गलती नहीं हो तो D वाले को हमको करना है। तो 9वां क्वेश्चन है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें गलतियां किस में है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बहुत अच्छे से। तो इसमें यहाँ पे देखिएगा, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, खरीदने नहीं है, ठीक है ना। तो C वाले में यहाँ पे त्रुटि है, खरीदनी है। जिस हिसाब से सेंटेंस चलता जाता है तो वैसा ही सेंटेंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कि अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि। आप तुरंत अब पकड़ लेंगे कि अपने अपने किताबें में, क्योंकि अपने अपने किताबों को बस्ते में डाल लो ऐसा हो सकता है, या किताबें तो हो नहीं सकता है ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपनी अपनी किताबों को बस्ते में डाल लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या, देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इस भर्ती परीक्षा में हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप हिंदी के इन सारे प्रीवियस, क्योंकि किसी भी भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी पानी है तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है जानने के लिए। तो यहाँ पर 11-12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ आप लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो प्रमत्त का स्वेच्छाधारी, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त या उत्कृष्ट। तो प्रमत्त का स्वेच्छाचारी होता है। यहाँ पर अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको इसका बताना है। तो प्रमत्त स्वेच्छाधारी का अनेकार्थी उन्मत्त भी होता है, क्या होता है, उन्मत्त, ए ऑप्शन, ठीक है। आइए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कनक का अर्थ होता है एक माने में धतूरा। अब ये तुरंत आप पकड़ लेंगे, तो इसका एक और शब्द क्या होगा, कि एक और अर्थ क्या होगा, प्रसाद, कसौटी, आभूषण या सोना। तो कनक, कनक ते 100 गुने, यानी कनक का 2 अर्थ होता है, धतूरा भी होता है और सोना भी होता है, ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। रित्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रित्य, जब यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है तुरंत आप कर लेंगे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, ए ऑप्शन, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें संधि कौन सी है, अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कमेंट कर दीजिएगा, और ठीक है ना। चलिए कमेंट क्या करेंगे मैं ये बता देता हूँ, ठीक है ना, परेशानी आपकी ना बढ़ाते हुए आपको बताते चलते रहें, ताकि ये भी प्रश्न पूछे तो आप तुरंत इसको बता पाएँ। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में लिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। 14 है, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, यह एक विदुषी महिला थी, माफ करिएगा, वह एक विदुषी महिला थी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एक सेकेंड, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसमें सही कौन सा, शुद्ध कौन सा है, तो आपका पहला ही शुद्ध है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है ना। बाकी हिंदी की पूरी डिटेल सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मैंने पूरी लाइव क्लास लेकर पूरी डिटेल सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 है कि 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। किसी की सहायता करने वालों को क्या बोलते हैं, सहायक, सहृदय, सहचर या सहकार। तो किसी की जो सहायता करता है उसको हम लोग सहायक बोलते हैं, ठीक है ना। असिस्टेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं हम लोग इंग्लिश में। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भला चाहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्वार्थ, पुण्य आत्मा, हितैषी या सहायक।
तो जो हमारा भला चाहता है उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज़ करते हैं, हितैषी। हमारा भला चाहने वाले को हम लोग हितैषी बोलते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। इस उपयुक्त में कौन सा रस है आपको ये बताना है। वीर रस, वियोग रस, शांत रस या संयोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर अखियाँ हरिदासन की भूखी, यानी कि किसी चीज़ को लेकर वियोगता में है, उसको लालसा उसके अंदर ने है ना, उसको देखने की इच्छा है, तो यहाँ पर वियोग रस ही है। ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या विद्यावंती। अब तुरंत पकड़ लिए होंगे कि कौन सा होगा। विद्वान हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी पुरुष विद्वान के लिए, और विदुषी महिला विद्वान के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम। तो इसमें तद्भव शब्द कौन से हैं। संस्कृत के वो शब्द जो रूपांतरित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्यास। प्यास शब्द जो है ये आपका तद्भव शब्द है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें अलंकार कौन सा है। काली घटा का घमंड घटा, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देखिए घ की आवृत्ति आपको 3 बार देखने को मिल रही होगी, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे यहाँ पर कौन सा अलंकार है। यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाकू शब्द का चाकुओं, चाकुओं या चाकू। तो चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा मित्रों वो होगा आपका चाकू का चाकू ही होगा। ठीक है ना, बहुवचन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। बहुत फेमस है ये शब्द। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो त्रिवेणी शब्द में जो है आपका द्विगु समास है। कौन सा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची शब्द यूज़ हो गया है ना। तो वहाँ पर द्विगु समास तुरंत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। तत्सम शब्द कौन सा शब्द, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं लेकिन एज इट इज़ यूज़ होते हैं। जैसा संस्कृत में वैसा हिंदी में, कोई इसमें चेंज नहीं होता है। तो इसमें 24वें का करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन निकृष्ट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तत्सम शब्द में। ठीक है ना। और आंसर क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये बताना है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। तो इसमें मोटा जो शब्द है अत्यधिक, इसमें कौन सी वर्तनी है, मतलब शुद्ध वर्तनी इसकी क्या हो जाएगी। अत्याधिक जो लिखा हुआ है, अत्यधिक होगा, अत्याधिक होगा, अत्यधिक होगा या अत्याधिक होगा। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है बोल्ड अक्षरों में अत्याधिक शब्द में, लेकिन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक, ए ऑप्शन। ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी की भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो है, आपको हिंदी में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी पढ़ते रहिए और कमर कस लीजिए, एक सीट लेनी ही लेनी है और लेखपाल का टैग अपने नाम के साथ जोड़ना ही जोड़ना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।